साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल लीगल कॉज में। साथियों आज हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी को बेचते समय किन सावधानियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जिससे प्रॉपर्टी को बेचने वाला आने वाले समय में किसी भी तरह के विवाद या किसी भी लिटिगेशन की संभावना से बचा रहे और उसे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। साथियों अगर इन सावधानियों को आप ध्यान में रखेंगे और उनका पालन करेंगे तो आई एम श्योर जब भी कोई प्रॉपर्टी आप बेचेंगे तो उस प्रॉपर्टी से भविष्य में होने वाले किसी भी विवाद से बचे रहेंगे। तो सबसे पहले साथियों ये ज़रूरी है कि कोई भी प्रॉपर्टी जब बेची जाती है तो उसकी शुरुआत होती है उसके डॉक्यूमेंट से। जो भी आपका प्रोस्पेक्टिव बायर है वो आपसे आके उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी की डिमांड करता है और ये कहता है कि या तो आप प्रॉपर्टी की फ़ोटोकॉपी दे दें या एक PDF फाइल बना के दे दें और या इसका स्क्रीनशॉट हम ले जाते हैं ताकि अपने मिलने वाले एडवोकेट से या अगर उनको बैंक में दिखानी है तो बैंक में दिखा सकें। साथियों आजकल ज़माना चूँकि हाई टेक्नोलॉजी का है इसलिए अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहे ब्लैक एंड वाइट की शक्ल में हो या कलर्ड हो उनके मिसयूज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी है। इसलिए कुछ सावधानियां बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात ये कि आपके पास जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको आप अपने पास बिल्कुल सुरक्षित रखें, लेमिनेट करवा के रखें और उस डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी बनवा के ऑलरेडी अपने पास रखें। इसलिए जब भी कोई आपसे प्रोस्पेक्टिव बायर आता है और कहता है कि हमको दिखाने के लिए आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी चाहिए तो आप ब्लैक एंड वाइट की शक्ल में फ़ोटोकॉपी उसको दीजिए। PDF फाइल या स्क्रीनशॉट अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कलर्ड है तो बिल्कुल अलाउ मत कीजिए क्योंकि ऐसे में उसके मिसयूज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरी चीज़, जो भी फ़ोटोकॉपी आप रखते हैं ब्लैक एंड वाइट में उस पर पूरे कागज़ पे आप एक क्रॉस मार सकते हैं हर पेज पे। जहाँ आपके साइन है वहाँ भी क्रॉस मार सकते हैं और सबसे अच्छा तरीका है कि जहाँ खाली जगह है वहाँ आप ये बिल्कुल स्पष्ट लिख दीजिए कि दिस फोटोकॉपी इज़ गिवन फॉर द पर्पज़ ऑफ रेफरेंस। जैसे आप अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड जब भी किसी सिम कार्ड को लेने के लिए या पैन कार्ड बनवाने के लिए देते हैं तो नॉर्मली हम उसमें लिख देते हैं गिवन फॉर द पर्पज़ ऑफ सीकिंग पैन कार्ड और सीकिंग आधार कार्ड या सीकिंग लोन। जिस पर्पज़ के लिए आप अपनी फ़ोटोकॉपी देते हैं उस पर्पज़ को आप लिख देते हैं तो आपके द्वारा लिखी गई जो उसमें मेंशन किया हुआ होता है जो भी चीज़ आपने लिखी है उसको काटापीटी करने की या उसके मिसयूज होने की संभावना बहुत कम रहती है। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ सब रजिस्ट्रार की सील लगी हुई है पीछे के पेज पे उसको भी आप क्रॉस मार सकते हैं और जहाँ जहाँ उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में खाली जगह है उसमें आप लाइन मार के उसको इस तरह से बना सकते हैं कि कोई उसको मिसयूज नहीं करे। तो ये सबसे पहली सावधानी आपको रखना चाहिए जिससे कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कोई भी हूबहू नकल ना कर सके, उसका मिसयूज उसका ना कर सके। दूसरा स्टेप आता है एग्रीमेंट टू सेल। प्रॉपर्टी को बेचने से पहले नॉर्मली एग्रीमेंट टू सेल उस प्रॉपर्टी के बारे में किया जाता है। साथियों मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप प्रॉपर्टी बेचें तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि एग्रीमेंट टू सेल करने की नौबत नहीं आए और सीधा आप सेल डीड करवा सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले एग्रीमेंट टू सेल करें और उसके बाद प्रॉपर्टी के सेल डीड एग्जीक्यूट करवाएं। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है क्योंकि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, सेल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है तो एग्रीमेंट टू सेल में कुछ अमाउंट प्रोस्पेक्टिव बायर देता है और उसके बाद फिर 2 महीने या 3 महीने जो भी उसमें लिखे हैं उसके बाद सेल डीड करवाई जाती है। तो ऐसी सूरत में एग्रीमेंट टू सेल करते समय भी हमको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे
सबसे पहली बात कि एग्रीमेंट टू सेल सबसे अच्छा तरीका है कि आप रजिस्टर्ड करवाएं। नॉर्मली नोटरी पब्लिक से करवा के हम छोड़ देते हैं। एग्रीमेंट टू सेल को रजिस्टर्ड करवाने का सबसे अच्छा फायदा ये है कि अगर आपका प्रोस्पेक्टिव बायर प्रॉपर्टी को खरीदने में सीरियस है तो चूंकि एग्रीमेंट टू सेल में टोटल जो स्टाम्प ड्यूटी होती है उसका कुछ परसेंटेज 1% या 1.5% स्टाम्प ड्यूटी आपको पे करनी पड़ती है जो प्रोस्पेक्टिव बायर है। अगर उसको स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी और उसको रजिस्टर्ड करवाएगा तो उसको धनराशि पे करनी पड़ेगी, और चूंकि उसको स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट करना है और उसने किया है तो आप मान के चलिए कि वो प्रॉपर्टी आपकी 100% खरीदेगा। ऐसा नहीं है कि एग्रीमेंट टू सेल में अमाउंट दे दिया और 3 महीने इंतजार करवाने के बाद उसने कहा कि मैं आपकी प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता। ऐसे में आपके जो प्रोस्पेक्टिव बायर दूसरे हो सकते हैं उनसे आप वंचित हो जाते हैं। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि आप उसको कहिए कि एग्रीमेंट टू सेल हम रजिस्टर्ड करवाएंगे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के। दूसरी बात यह है कि एग्रीमेंट टू सेल में आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो आप बिल्कुल स्पष्ट कर दीजिए। जैसे उसका टाइटल है वो किसके नाम पे है और उसमें आपका जितना हिस्सा बनता है वो हिस्सा उसमें है। प्रॉपर्टी का जो पेमेंट आप लेंगे सेल डीड के टाइम पे वो किस तरह से लेंगे, चेक से लेंगे या डिमांड ड्राफ्ट से लेंगे। सबसे अच्छा तरीका है कि आप डिमांड ड्राफ्ट से लें, और पोजीशन की स्थिति क्या है ये भी आप उसमें बता दें। इसके अलावा एक बात का और भी आप ध्यान रखें कि नॉर्मली जब कंपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदती है तो होता यह है कि कंपनी के बिहाफ पे अन्य कोई व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट टू सेल कर लेता है। आपको ये पता नहीं है कि ये प्रॉपर्टी कंपनी परचेज करने वाली है, और उस एग्रीमेंट टू सेल में ये लिख दिया जाता है कि ये प्रॉपर्टी या तो प्रोस्पेक्टिव बायर ए खरीदेगा या ए जिसके नाम पे रजिस्ट्री करवाना चाहेगा उसके नाम पे रजिस्ट्री करवा देगा। तो चूंकि आपको ये पता नहीं है कि ये प्रॉपर्टी ए खरीदने वाला है या कंपनी खरीदने वाली है, आप उसकी वैल्यूएशन उस हिसाब से लगाते हैं। आप उसमें बिल्कुल स्पष्ट करवा दें कि जिसने ये प्रॉपर्टी खरीदने का एग्रीमेंट किया है प्रॉपर्टी को सेल भी उसी को की जाएगी, न कि उसके द्वारा बताए गए किसी अन्य पर्सन को या कंपनी को। अगर उस व्यक्ति का इंटेंशन बिल्कुल साफ है कि प्रॉपर्टी वही खरीदेगा तो आपको कोई टेंशन नहीं है, और अगर उसको पता है कि प्रॉपर्टी मुझे कंपनी को सेल करवानी है और मैं उस प्रॉपर्टी को खरीद नहीं सकता हूँ तो वो एग्रीमेंट टू सेल नहीं करेगा। इसलिए आपको ये टेंशन नहीं है या आपको ये इस बात का कहीं मलाल नहीं रहेगा कि प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट मैंने ए से किया था लेकिन मेरे को बेचनी पड़ी है किसी कंपनी को या किसी थर्ड पर्सन को। इसलिए इस बात का खुलासा जरूर करवा लें। इसके अलावा एग्रीमेंट टू सेल में अगर मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं तो उन चारों के साइन आप जरूर करवा लें ताकि किसी तरह की कोई मिसयूज उसके होने की संभावना ना रहे। चौथी बात, एग्रीमेंट टू सेल में मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी हाउसिंग बोर्ड से खरीदी है और एक किस्त उसकी बाकी है, फाइनल पेमेंट आपने नहीं किया है, तो उसका खुलासा कर दें। और साथ ही साथ अगर आपको ये अंदेशा है कि प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट टू सेल से लेकर प्रॉपर्टी को सेल करने की तारीख तक हाउसिंग बोर्ड इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बढ़ा सकता है, और जिस दिन आप फाइनल पेमेंट इंस्टॉलमेंट का करेंगे उस दिन आपको बढ़ी हुई कीमत पे करके वो टाइटल आपके नाम पे आएगा। तो एग्रीमेंट टू सेल में इस बात का आप खुलासा कर दें कि ये प्रॉपर्टी चूंकि आप हाउसिंग बोर्ड से आपने ली है और आपके नाम पे है, सेल डीड के दिन अगर हाउसिंग बोर्ड उस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ा देता है तो वो बढ़ी हुई कीमत आप जितनी भी होगी वो प्रोस्पेक्टिव बायर को पे करनी पड़ेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्रीमेंट टू सेल में लिख दिया जाता है कि प्रॉपर्टी फला फला कीमत पे बेची जाएगी, और जब फाइनल सेल डीड का दिन आता है तो पता चलता है कि उस प्रॉपर्टी की
मार्केट वैल्यू के साथ साथ जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो हाउसिंग बोर्ड हमसे चार्ज करेगा, वो भी बढ़ चुकी है। ऐसे में जो डिफरेंस अमाउंट होता है उसका नुकसान आपको भुगतना पड़ता है। और प्रोस्पेक्टिव बायर ये कहता है कि साहब एग्रीमेंट में तो ये लिखा ही नहीं था कि अगर प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ गई वो बायर को पे करनी पड़ेगी, ऐसा लिखा नहीं था। ऐसे में विवाद बढ़ने की संभावना रहती है। इसलिए इस चीज़ का खुलासा बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि जब प्रॉपर्टी बेची जाएगी उस दिन अगर कीमत बढ़ गई तो वो प्रोस्पेक्टिव बायर को पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा जब सेल डीड होती है साथियों, तो सेल डीड होने के टाइम पे सेल डीड के ड्राफ्ट करवाने से पहले एक कच्चा ड्राफ्ट बनवा के ले लें और उस सेल डीड के ड्राफ्ट को अच्छी तरह से चेक कर लें कि उसमें जो चीज़ें लिखी हुई है प्रोस्पेक्टिव बायर का और प्रोस्पेक्टिव जो सेलर है उसका, उन दोनों का नाम सही सही लिखा हुआ है। और उसके अलावा उसमें जो भी प्रॉपर्टी की डिटेल लिखी हुई है कि प्रॉपर्टी कहाँ स्थित है, सेल वैल्यू क्या होगी, एग्रीमेंट के टाइम पे हमने क्या पे किया था और क्या पे करना बाकी है, और अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो एग्रीकल्चर लैंड में खसरा नंबर और प्रॉपर्टी की सारी डिटेल बिल्कुल सही सही तरीके से मेंशन की हुई है। इसके अलावा अगर कंपनी के बिहाफ पे आप सेल कर रहे हैं तो ये जरूर देख लें कि पहले कंपनी का नाम आया है, उसके बाद कंपनी ए थ्रू बी जो भी उसकी पोजीशन है वो व्यक्ति उसका नाम आए। क्योंकि कई केसेस में मैंने देखा है कि हम लोग सेल डीड ड्राफ्ट करवा लेते हैं लेकिन उसको ढंग से पढ़ते नहीं हैं और नतीजा उसका ये होता है कि उसमें जो डिटेल लिखी रहती है उस डिटेल के गलत होने की वजह से सेल डीड होने के बाद उसमें अमेंडमेंट करवाना पड़ता है। और सेलर या परचेजर, अगर परचेजर की तरफ से कोई गलती है तो परचेजर के भी साइन हमको करवाने पड़ते हैं और ऐसी सूरत में सेलर और परचेजर दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि ड्राफ्टिंग पार्ट बिल्कुल सही सही तरीके से लिखा गया है और सेल डीड पूरे तरीके से कानूनी तौर पर सही तरीके से ड्राफ्ट की गई है। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो बाद में उसके अमेंडमेंट करवाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसके अलावा साथियों एक बात का और ध्यान हमको रखना चाहिए कि अगर प्रॉपर्टी को बेचते समय उस प्रॉपर्टी में पोजीशन की पोजीशन कुछ डिफरेंट है, मान लीजिए आप कोई मकान सेल कर रहे हैं और उसमें किराएदार है, तो प्रॉपर्टी में किराएदार है, इस बात का आप ज़रूर खुलासा कर दें अपने प्रोस्पेक्टिव बायर को ताकि आगे किसी तरह का विवाद और लिटिगेशन नहीं हो। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी के कितने मालिक हैं, जो हिस्सा आप बेच रहे हैं उस उतने हिस्से के आप मालिक हैं और उसमें किसी तरह का कोई लिटिगेशन नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कोर्ट में किसी तरह का केस नहीं चल रहा है या उस प्रॉपर्टी पे आपने लोन नहीं ले रखा है, ये खुलासा कर दें। और अगर लोन ले रखा है तो उसका भी खुलासा करना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे सेल डीड होने के बाद बायर ये नहीं कहे कि आपने ये बात छुपाई थी और इस आधार पर वो आपके खिलाफ किसी तरह की कोई फौजदारी कार्रवाई करे या सिविल कार्रवाई करे। इन सब बातों से बचने के लिए अपनी सेल डीड में हर तरह का खुलासा और सही सही तथ्य का लिखा जाना बहुत ज़रूरी है। साथियों इसके अलावा जितने भी आपके ऑनर्स हैं उन ऑनर्स के अलग अलग नाम लिखे जाना चाहिए और उसी अनुपात में पेमेंट आपको मिलना चाहिए। साथ ही ये भी ज़रूरी है कि जो प्रोस्पेक्टिव बायर है उस प्रोस्पेक्टिव बायर के अकाउंट से ही आपके अकाउंट में पैसे आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रॉपर्टी किसी ए ने खरीदी है और पेमेंट बी अपने चेक से कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बी जिसने वो चेक दिया है वो किसी तरह का विवाद उत्पन्न कर सकता है और ये कह सकता है कि साहब पेमेंट मैंने किया है लेकिन ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं है।
इस तरह का लिटिगेशन हो सकता है। साथियों, इसके अलावा सेल डीड होने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी ओरिजिनल पेपर्स अगर आपने अपने बायर को दिए हैं तो उसकी रसीद आप ज़रूर ले लें, क्योंकि अगर रसीद नहीं ली आपने और बायर ये बोलता है कि मुझे ओरिजिनल पेपर्स नहीं दिए हैं, तो ऐसी सूरत में आपके पास अपनी बात को प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। साथ ही साथ पोजीशन आप अपनी प्रॉपर्टी का पहले किसी भी सूरत में ना दें सेल डीड होने से पहले, क्योंकि सेल डीड होने से पहले अगर आपने पोजीशन दे दिया और हो सकता है बायर की नीयत में किसी तरह का कोई खोट आ गया या कोई विवाद उत्पन्न हो गया, तो उस पोजीशन को वापस लेना आपके लिए मुश्किल हो सकता है और आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसके अलावा साथी एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हम पेमेंट लेते हैं तो नॉर्मली चेक से लेते हैं। चेक से पेमेंट लेने के बजाय आप हमेशा प्रेफर करें कि डिमांड ड्राफ्ट से ही पेमेंट लें, क्योंकि चेक बाउंस हो सकता है लेकिन डिमांड ड्राफ्ट कभी भी बाउंस नहीं होता है। कारण उसका ये है कि डिमांड ड्राफ्ट जो बनाया जाता है वो आपके अकाउंट में पैसे होते हैं तभी बनता है, और चेक आपके अकाउंट में अगर पैसे नहीं है तो भी चेक आप जारी कर देते हैं, लेकिन जब चेक ऑनर होने की सिचुएशन आती है तो पता चलता है कि वो डिसऑनर हो गया, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे थे ही नहीं। तो ऐसी सूरत में आपकी सेल डीड हो गई, आपने साइन कर दिए, रजिस्ट्री हो गई, लेकिन चेक बाउंस हो गया, तो आप बाद में फिर केस करना पड़ेगा आपको, या उस बायर के आगे पीछे आपको घूमना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अपने प्रोस्पेक्टिव बायर को ये कहें कि या तो वो डिमांड ड्राफ्ट दे, या जब पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाए और ये कंफर्म हो जाए कि आपके अकाउंट में पैसा आ चुका है, तभी आप रजिस्ट्री पे साइन कीजिए। उसके पहले किसी भी सूरत में रजिस्ट्री पे साइन मत कीजिए, अन्यथा आप परेशानी में पड़ जाएंगे और अनवांटेड आपको लिटिगेशन का सामना करना पड़ेगा। साथियों, सेल डीड होने के बाद भी आपकी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी डिपार्टमेंट में पीएचईडी डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, आपके हाउस टैक्स हैं, बहुत सारे कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो आप पे करते हैं। तो ऐसी सूरत में ये ज़रूरी है आपके लिए और आपकी सावधानी के लिए कि आप सेल डीड होने के बाद हर डिपार्टमेंट में जाकर के उस रजिस्ट्री की कॉपी एक दें, फोटोकॉपी, साथ में ये लिख दें कि चूंकि ये प्रॉपर्टी मैंने बेच दी है, इसलिए आज की तारीख से उसके बाद जितने भी पेमेंट हैं, टैक्सेस हैं, फीस है, जो भी है, उसका पेमेंट मेरे द्वारा नहीं किया जाएगा, उसके लिए मैं दायी नहीं हूँ, और उसके लिए ये प्रॉपर्टी जिसने खरीदी है उसी के नाम पे जो भी टैक्सेस हैं या बिल है वो निकाले जाएं और उसके लिए वही दायी है। ऐसा करने से आप उन सारी जिम्मेदारियों से बच जाएंगे जो अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो चूंकि जब तक सरकारी रिकॉर्ड में एज ए ओनर आपका नाम चल रहा है तब तक पेमेंट आपको ही करना पड़ेगा, और ऐसी सूरत में आप अनवांटेड एक परेशानी में पड़ेंगे कि प्रॉपर्टी के टैक्सेस का पेमेंट किसको करना है। तो साथियों, इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर बहुत सी परेशानियों से आप बचे रहेंगे और अनवांटेड जो लिटिगेशन हो जाते हैं उन लिटिगेशन की स्थिति से भी आप बचे रहेंगे। आई होप ये जानकारी आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, और जब भी कोई प्रॉपर्टी आप बेचेंगे तो प्रॉपर्टी को बेचते समय इन सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।